चलिए, तो ये जो है ये जेनेटिक मटेरियल को लेकर के, मतलब डीएनए, ठीक है ना, आनुवांशिक कोड, ऐसे प्रश्नों को लेकर के हमने ये जो टेस्ट है ये बनाया है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके काम के हैं ये देखते जाओ ध्यान से। सबसे पहला प्रश्न है कि एमआरएनए अणु के साथ टीआरएनए अणु के किस स्थान पर हाइड्रोजन बंधन होता है। तो याद रखिएगा, एमआरएनए एमआरएनए जो है अणु के साथ टीआरएनए अणु किस स्थान पर हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो याद रखिएगा, हमेशा कोई न्यूक्लिक अम्ल जब क्या करता है, एच बंध बनाता है, तो वो हमेशा अपने अपोजिट कोडॉन से बनाता है। उसको क्या कहते हैं, एंटी कोडॉन कहते हैं, एंटी कोडॉन। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर फास्फोरस, ये है शर्करा, फास्फोरस शर्करा, फिर यहां पर है एडेनिन, ठीक है, ये एक कोडॉन है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट यहां पर आरएनए है, तो क्या आएगा, यूरेसिल, क्या आएगा, यूरेसिल। फिर इसके बाद एस, ये आ गया फास्फेट। ये एक कोडॉन हो गया और ये उसका कौन सा, अपोजिट कोडॉन हो गया। तो जो एच बंधन होता है ना, वो हमेशा एंटी कोडॉन पर होता है, मतलब प्रतिकूट पर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए। ठीक, अगला नंबर देखिए क्या लिखा है, डीएनए अणु में आनुवंशिक सूचनाएं किस पर अंकित होती हैं। डीएनए में आनुवंशिक सूचनाएं किस पर अंकित होती हैं, क्या क्षारों की संख्या पर, क्या डीएनए की लंबाई पर, क्या न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम में, या न्यूक्लियोसाइड की संख्या में। तो डीएनए की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, क्षारों की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, न्यूक्लियोसाइड की संख्या से कोई लेना देना नहीं है, न्यूक्लियोटाइड के क्रम में होती है। याद करो, तीन तीन न्यूक्लियोटाइडों का क्रम, जिसको अपन लोग आनुवंशिक कोड कहते हैं कि नहीं। तो आनुवंशिक सूचनाएं आनुवंशिक कोड के रूप में रहती हैं, जो कि तीन न्यूक्लियोटाइडों का विशिष्ट अनुक्रम होता है, विशिष्ट अनुक्रम होता है। सही बात है कि नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिखा है, यूकैरियोट्स में अर्धसंरक्षी डीएनए रेप्लिकेशन प्रक्रिया किसने प्रतिपादित की थी। ठीक है ना, तो मेसेल्सन और स्टाल ने की थी, ये तो जानते हैं, लेकिन ये सन बताने के लिए मैंने आपको ये प्रश्न लिया है कि प्रश्न आ गया कि मेसेल्सन तथा स्टाल ने डीएनए की अर्धसंरक्षी विधि, सेमी कंजर्वेटिव विधि कब दी थी। तो वो 1957। ये क्वेश्चन देखो कितने बार रिपीट हुआ पीएमटी में। पहले का पेपर ना बहुत सरल आता जब एमपी पीएमटी चलती थी। यदि अपन ऐसा पढ़ रहे होते तो एमपी पीएमटी अपन निकाल लेते, लेकिन उसने उठा के सीधे क्या कर दिया, नीट ऑल इंडिया लेवल पे कर दिया। पहले एमपी पीएमटी चलती थी, तो यदि अपन नर्सिंग लेवल से भी पढ़ते ना आज के, तो वो पीएमटी इजी निकाल लेते अपन, इतना सरल पेपर रहता। तो मेसेल्सन तथा स्टाल 1957 में ये विधि प्रस्तुत की थी, याद रखिएगा, जिसमें डीएनए के दोनों सूत्र क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं। अच्छा, अब देखो डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है, कौन करता है, डीएनए लाइगेज। काटने का काम करता है एंडोन्यूक्लियस, काटने का काम करता है एंडोन्यूक्लियस, और जोड़ने का काम करता है कौन, डीएनए लाइगेज। बात समझ में आ गई, याद रखना है। और डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू, डीएनए द्विगुणन को शुरू कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। बताओ, डीएनए के प्यूरिन्स निरूपित होते हैं। डीएनए में कौन से प्यूरिन पाए जाते हैं, तो प्यूरिन दो ही तो होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, चाहे वो डीएनए हो और चाहे वो, तो राइट आंसर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। सही बात है कि नहीं भाई, प्यूरिन बोला, प्यूरिन चार दो ही होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें नहीं होता, तो इसमें फास्फेट मतलब फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता, तो इसमें फास्फोरिक अम्ल अर्थात फास्फेट नहीं पाया जाता। बाकी दोनों में
शर्करा एक जैसी रहती है, नाइट्रोजनी क्षार एक जैसे रहते हैं। डिफरेंस ये है कि इसमें फास्फोरिक अम्ल जो है वो नहीं पाया जाता, जिसके कारण फास्फेट यहां पर नहीं होता। वह किण्वक मतलब वह एंजाइम जो डीएनए के अणु को खंडों में काट सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। कहां से काटता है मैंने ये भी बता दिया है, 6 क्षारों का विशिष्ट अनुक्रम बताया हूं, अभी शायद वो भी आएगा। ये यहां क्या है? नहीं, इधर पानी कौन डाल दिया, मैं ये सोच रहा हूं, वही है ना। ये भी वही। प्रो डीएनए को किसके द्वारा विदलन से पुनर्संयोजी डीएनए प्राप्त किया जा सकता है? या ये लिखा है, डीएनए फिंगरप्रिंट निम्न में से किसके द्वारा निर्मित डीएनए सेगमेंट पर आधारित है? प्रो डीएनए के किसके द्वारा विदलन से पुनर्संयोजी डीएनए प्राप्त किया जा सकता है? पुनर्संयोजी डीएनए प्राप्त करने के लिए पहले तुमको डीएनए के टुकड़ों को बनाना पड़ेगा, और डीएनए के टुकड़े मतलब डीएनए के सेगमेंट बनाने के लिए तुमको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग निम्न में से किसके द्वारा निर्मित डीएनए सेगमेंट मतलब डीएनए के खंडों पर आधारित है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये एकलौता है जो उन्हें काट सकता है। ऊपर वाला क्वेश्चन कठिन था लेकिन पढ़ने में, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो पढ़ने में कठिन था। देखो, प्रो डीएनए के किसके द्वारा विदलन से पुनर्संयोजी डीएनए प्राप्त किया जा सकता है? मतलब जो हमने डीएनए बाहर से लिया है उसको किसके द्वारा काट के हम पुनर्संयोजी डीएनए बना सकते हैं? ठीक, अब सरल हो गया। डीएनए के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन? हाइड्रोजन बंधों, याद रखना डीएनए के जो दोनों सूत्र होते हैं वो एच बंधों द्वारा बंधे होते हैं, उनको तोड़ने का काम डीएनए टोपो आइसोमरेज करता है, ठीक है कि नहीं? लाइगेज जोड़ने का काम करता है। बहुत सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। वह डीएनए खंड जो अपनी स्थिति बदल सकते हैं क्या कहलाते हैं? ट्रांसपोसोन। और अच्छा नाम जंपिंग जीन्स, छलांग जीन्स, याद है? जंपिंग जीन्स, जिनकी खोज किसने की थी? बारबरा मैकलिंटॉक ने, ठीक है ना। कहां पर की थी? मक्के में की थी, ठीक है ना। तो इनको ट्रांसपोसोन, छलांग जीन्स या जंपिंग जीन्स के नाम से जानते हैं। अनुलेखन के दौरान यदि डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम यह है, तब एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों का सही क्रम क्या होगा? बताओ। डीएनए से बन रहा है एमआरएनए, याद रखना। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनेगा तो थाइमिन की जगह यूरेसिल, और यूरेसिल की जगह थाइमिन बनेगा, ठीक? नहीं, थाइमिन नहीं बनेगा, सॉरी, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल बनेगा। लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान देने का काम है, एमआरएनए बन रहा है, एडेनिन से कौन जोड़ता है? थाइमिन। लेकिन आरएनए है तो कौन जोड़ेगा? यूरेसिल। थाइमिन से कौन जोड़ता है? एडेनिन। एडेनिन में कोई प्रॉब्लम नहीं। एडेनिन से कौन जोड़ता है? थाइमिन। थाइमिन की जगह पे यूरेसिल। साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, ये आएगा UAAGC, बिल्कुल सही बात, ठीक है कि नहीं? तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, एमआरएनए है वो, आरएनए मतलब, तो एडेनिन से जुड़ता है थाइमिन, तो वहां थाइमिन की जगह यूरेसिल, थाइमिन से एडेनिन तो आ गया एडेनिन, एडेनिन से थाइमिन तो थाइमिन की जगह पे क्या आएगा? यूरेसिल। साइटोसिन से ग्वानिन, ग्वानिन से साइटोसिन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से पहला बनेगा। डीएनए रिपेयरिंग, रिपेयरिंग मतलब टूट करके जो डीएनए अलग अलग हो गए उनको फिर से नए रूप से जोड़ने का काम, मतलब डीएनए द्विगुणन, रिपेयरिंग लिखा है मतलब द्विगुणन कौन करेगा?
अब भी बताया था डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आने लगे, तो इसलिए अपने को याद रखना पड़ेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ठीक है, याद रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक इकाई है, सही बात है। तो हमसे कहता है कि न्यूक्लियोटाइड मिलकर के बना होता है, कैसे? बताओ रे। हाँ, सड़ा सा प्रश्न नहीं बता पा रहे हो है? कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक इकाई है, तो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? तो तीन चीज होती है उसमें। सबसे पहले 5 कार्बन युक्त शर्करा नाइट्रोजनी क्षार से जुड़ती है और बनाती है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाती है? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और फिर ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये फास्फोरिक अम्ल से जुड़ता है तो बनाता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब तीन चीजें तो पक्का होंगी, तीन चीजें पक्का होंगी। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि यार इधर भी दिया है 3, उधर भी दिया है 3, किसको सही कर दो? सही बात है कि नहीं? तो प्रॉब्लम यहां पर ये इससे है। OH कहां होता है? PO4 ट्रिपल माइनस होता है। OH कहां होता है? तो ये शर्करा ये दी गई है 5 कार्बन वाली, नाइट्रोजनी क्षार ये दिया गया, फास्फेट इससे मिलेगा, तो राइट आंसर आएगा सी। ठीक है कि नहीं? डीएनए अणु की मोटाई कितनी होती है? मोटाई मतलब चौड़ाई, लंबाई नहीं बता सकते हम लंबाई नहीं बता सकते, है ना। एक घुमाव बता सकते हैं कितने का है, लंबाई नहीं बता सकते कितनी होगी। चौड़ाई बता सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम, चौड़ाई या मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। और इसके अलावा डीएनए का एक घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम, एक घुमाव के बीच में 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 क्षारीय डंडे। ठीक है ना, एक क्षारीय डंडे में 2 न्यूक्लियोटाइड, एक लेफ्ट और एक राइट। तो याद रखना है एक घुमाव में 10 क्षारीय डंडे होते हैं, 10 क्षारीय डंडों में 20 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये मैंने हल करवाया हूं। ठीक है ना, ऐसे प्रश्न मैंने हल करवाया हूं। डीएनए का निम्नलिखित में से वह कौन सा विलोमानुक्रमी बेस अनुक्रम है जिसे किसी एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा लगभग मध्य पर काटा जा सकता है? तो वो कौन सा भाई बताओ? कौन सा है जिसे काटा जा सकता है? यही मैं कह रहा था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां से काटता है, ये मैंने लिखवाया है तुमको। कौन सा आएगा? चौथा आएगा, चौथा नंबर बिल्कुल सही है। इसमें थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। 5 एंड से 3 एंड पर GAATTC और 3 एंड से 5 एंड पर जस्ट उल्टा CTTAAG। ठीक है, कॉपी पर एक बार चेक कर लेना, यही बताया हूं ना मैंने जहां पर 6 न्यूक्लियोटाइडों का विशिष्ट क्रम बताया था वहां पर यह चीज बताई थी। 5 एंड टू 3 एंड में ये स्थिति होती है और 3 से 5 की स्थिति ये होती, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। ये सभी जानते हैं। श्रृंखला समापन कोडॉन कौन होते हैं? कौन होते हैं? स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, UAA, UAG और UGA। ठीक है ना। तो कहां गया इधर? तो ये गलत बता रहा, सही है क्या? अच्छा वो लिखा है UAA, UAG, UGA। ठीक है ना, वो नाम भी बताए थे ना मैंने, एम्ब्रे, ओपल और एक और नाम क्या था? ओक्रे, ओक्रे, एम्बर और ओपल, ऐसा नाम बताया था। तो अपन लिखते हैं UAA, फिर लिखते हैं UAG और फिर लिखते हैं UGA, ओक्रे, एम्बल, ओपल, ऐसे लिखते हैं ना। तो अच्छे से सभी के नाम पता होना चाहिए। इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नॉनसेंस कोडॉन। डीएनए स्ट्रैंड के संश्लेषण का प्रारंभ किसके द्वारा होता? फिर से वही आ गया, कौन? डीएनए
डीएनए स्ट्रैंड के संश्लेषण मतलब डीएनए द्विगुणन कौन प्रारंभ करता है? तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। जीवाणु में जीन नियमन का या विनिमय का ओपेरॉन मॉडल किसने दिया? तो बहुत फेमस है। जीवाणुओं में याद रखना, जीवाणुओं में जीन नियमन की क्रिया को समझने के लिए जो ओपेरॉन मॉडल है वो जैकब और मोनेड ने प्रस्तुत किया है। जैकब और मोनेड ने। सही बात है कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, सेंट्रल डोगमा की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? बताइए, जल्दी बताइए, सेंट्रल डोगमा की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? सबसे पहले डीएनए द्विगुणन होता है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं? फिर इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन मतलब अनुलेखन आएगा, और फिर ट्रांसलेशन आएगा, अनुलिपिकरण। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा आएगा? पहला। यह क्वेश्चन भी आ सकता है। संरचनात्मक जीन की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? संरचनात्मक जीनों के एक सेट के अनुलेखन के क्रियाशील या निष्क्रिय होने के लिए उत्तरदायी जीन को क्या कहते हैं? तो संरचनात्मक जीनों की क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होगी? जो उनको ऑपरेट करेगा, जो उनको चलाएगा, जो ऑपरेट करेगा। तो ऑपरेटर जीन के द्वारा इनकी क्रिया नियंत्रित होती है। याद रखना, मैंने ये चीज तुमको कहां बताई है? कहां पर बताई है? ओपेरॉन मॉडल में। चारों प्रकार के जीनों के नाम, उनके छोटे छोटे काम सब अच्छे से बताया हूं, उसको अच्छे से पढ़ लेना। वहां से 8-10 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। अब पहचानो, इससे तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन बनेंगे। अब इसको अच्छे से पहचानो। सही उत्तर पहले मैं तुमसे देखना चाहूंगा कि क्या बोलते हो तुम लोग। अच्छे से चूज कर लो, फिर बताओ। बताओ, जल्दी जल्दी उत्तर दो फटाफट। मुक्ता कई दिन से नहीं दिख रही यार, धरती से मुक्त तो नहीं हो गई वो? पता ही नहीं है उसका, उत्तर उत्तर भी नहीं देती आजकल, तो है कि नहीं? मुक्ता जंगेला है क्या यहाँ पर? कब से नहीं देखा हूं उसको मैंने। संन्यास तो नहीं ले ली उसने? है ही नहीं है। मेरे को दिखती च नहीं है, पहले तो उत्तर आई आई आते थे। 2 महीने से उत्तर नहीं देखा हूं मैंने तो उसके। हाँ, तो बेटा देखो, एक चीज तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो यार, कि मिथियोनिन एमिनो अम्ल AUG, इसको तो बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि मैंने तुमको साफ साफ बताया हूं। AUG एक प्रारंभक कोडॉन है जो मिथियोनिन एमिनो अम्ल को कोड करता है। तो AUG, तो ए का दूसरा कहां कहां है? इधर पे है और इधर पे है। तो इसका मतलब ये तीनों तो गलत हो गए तुम्हारे। ठीक, अब बच गया तुम्हारा कौन सा? एक आ गया तुम्हारा E और एक आ गया B। हम 4 से परेशान रहते हैं, ये 5-5 ऑप्शन देता है। ठीक है नहीं? अब मैं तुमको बता दूं, इसमें एक बहुत खास चीज, सबसे पहले जिस त्रिक कोडॉन की खोज हुई थी वो था UUU, ट्रिपल यू, सबसे पहले। और यह संकेत देता है किसको? फिनाइल एलेनिन को, फिनाइल कीटोन यूरिया, याद है? फिनाइल एलेनिन, याद रखिएगा। तो यहां पर सी का आएगा पहला, तो यहां सी का दिया है चौथा, और यहां दिया है सी का पहला, ये राइट। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बी का क्या आएगा? चौथा, टर्मिनेशन, और यूजीजी का क्या आ जाएगा? ट्रिप्टोफेन।
ट्रिप्टोफेन। ठीक है, याद रखिएगा, यूएए का आ जाएगा टर्मिनेशन और यूजीजी का आ जाएगा क्या, ट्रिप्टोफेन। ठीक है, इसको याद रखना है। बात समझ में आ गई? तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जिस त्रिक कोडॉन को खोजा गया वो था ट्रिपल यू। ठीक है ना, वो प्रदर्शित करता है फिनाइल एलेनिन को संकेत करता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा ना कि कोडॉन किसी विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोड करते हैं, तो ये ट्रिपल यू फिनाइल एलेनिन को कोड करता है, एयूजी मिथियोनिन को कोड करता है, यूएए टर्मिनेशन को कोड करता है। ठीक है ना, क्योंकि समापन कोडॉन है वो, समापन कोडॉन, समापन मतलब टर्मिनेट कर दो, हटा दो। ठीक है नहीं, और ये आ गया कौन, यूजीजी, ये ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल को कोड करता है। ठीक है, तो इससे हमारे 8-10 क्वेश्चन बन सकते खाली इससे। लैक ओपेरॉन में संरचनात्मक जीन स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब इसका उत्तर आप मुझे बता सकते हो। लैक ओपेरॉन में संरचनात्मक जीन स्विच ऑफ हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, किससे जोड़कर? रिप्रेसर ऑपरेटर से बनता है, रिप्रेसर प्रमोटर से बनता है, रिप्रेसर रेगुलेटर से बनता है। तो याद देखो, नियंत्रण की क्रिया कौन करता है, ऑपरेटर करता है कि नहीं? तो जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़ेगा तो ऑपरेटर से जुड़ा मतलब बात खत्म। तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताओ मुझे, जब तक मैं इसको चेक भी कर लेता हूं। एक बार कॉपी में चेक भी कर सकते हैं आप चाहे तो। लैक ओपेरॉन जीन नीमन 46। ए नंबर, ए नंबर, रिप्रेसर मतलब काम को रोकने वाला, बंद करने वाला। आ रही बात समझ में? और जब भी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़े थे, कौन, ऑपरेटर, याद है? ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है, नियंत्रण करता है, सबका नियंत्रण करके रखा उसने। तो हमसे बोला संरचना, लैक ओपेरॉन में संरचनात्मक जीन स्विच ऑफ हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, कैसे? तो जब रिप्रेसर किससे बनता है, ऑपरेटर से बनता है। ये याद रखिएगा। दो या दो से अधिक कोडॉन एक एमिनो अम्ल को कोड करे तो इसको क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक कोडॉन जब एक एमिनो अम्ल को कोड करें तो इसे क्या कहते हैं, बताओ? अरे यार, अनुवांशिक कोड का नहीं पता तुमको? 6-7 लक्षण लिखवाया हूं मैंने। क्या कहते हैं? कोड अपहासिता कहते हैं इसको, कोड अपहासिता। जब तुम इतनी सरल भाषा में तुमको लिखवाया गया और उसके बाद तुमको याद नहीं, कंफ्यूजन में हो, तो तुम हो गया फिर तुम्हारा काम। अरे बात समझ में? तुमको साफ साफ बताया हूं कि भाई ट्रिपलेट होता है, कॉमा विहीन होता है, ठीक है ना, ओवरलैपिंग है, डीजेनरेट है, सब अलग अलग बताया हूं मैंने। समापन कौन, ठीक है ना, तो वो बीच के 2-3 जो है उनको अच्छे से पढ़ लो, याद रहना चाहिए करेक्टली, नहीं तो वहां जाके फिर उल्टा पुल्टा लगा के आओगे और फिर अपनी किस्मत में रोगे। एकदम परफेक्ट होना चाहिए ये चीजें। जैसे डीएनए द्विगुणन के एंजाइम एकदम परफेक्ट होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहां से काटेगा, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, कौन सा एंजाइम लगेगा, एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आनुवंशिक कोड के क्या लक्षण है, किसने खोजा, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कि प्रश्न आया और बन गया, ये इतना कठिन थोड़ी है। यही लाइन सेम टू सेम लिखवाई है यार हमने। दो या दो से अधिक कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं तो इसको कहते हैं कोड अपहास्यता, याद रखिएगा। चेक कर लेना एक बार अच्छे से। अब जब ऐसे प्रश्न जाएंगे तो तुम क्या कर लोगे? जब तुम सरल प्रश्न को गलत कर दोगे तो कठिन में क्या होगा तुम्हारा? ये कठिन प्रश्न है, क्योंकि हमारे पास 20 एमिनो एसिड है। कितने हैं? 20 है। और 20 को कोड करने के लिए अब सीरीन एमिनो अम्ल है। अब इसको कौन कौन कोड करता है? तो इसको कोड करने वाला जो है वो है सी नंबर, यूसीयू, यूसीसी, यूसीए और यूसीजी। सब काय से चालू होते हैं? यू से चालू होते हैं। इसको अलग से तुमको याद रखना होगा। सीरीन एमिनो अम्ल को कोड करने वाले कोडॉन का समूह क्या है? देखो,
वही आ गया। दो या दो से अधिक कोडान जब एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, इसको कहते हैं कोडापासिता। अब ये चारों मिलकर उस अकेले को कोड करते हैं, UAA, UCC, UCA, UCG। ठीक है ना, मतलब सभी UC पे है। देखो UC, UC, UC और UC। एक बार कौन आया U, एक बार कौन आया C, एक बार कौन आया A, एक बार कौन आया G। अरे सरल हो गया ये तो सरल हो गया। UC लिखो 4 बार, और एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिन। सही बात है कि ये तो याद हो गया। तो सीरीन एमिनो अम्ल को कोड करने के लिए जो 4 न्यूक्लियोटाइड है उनमें यूसी कॉमन वर्ड है, और 4 लगा दो, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। सही बात है कि नहीं, याद हो गया। अब याद रहेगा। चलो डीएनए की आनुवंशिक सूचना का एमआरएनए में स्थानांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलेखन। सही बात है कि नहीं। डीएनए में जो आनुवंशिक सूचना है उसका एमआरएनए में स्थानांतरण, साफ साफ लिखवाया मैंने, अनुलेखन कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। दमनकारी प्रोटीन किसके द्वारा बनती है? दमनकारी प्रोटीन किसके द्वारा बनती है, इसका उत्तर दें आप मुझे। अभी तुमने देखा दमनकारी जो प्रोटीन होती है, ये जो रिप्रेसर होता है, रिप्रेसर अभी पढ़े, रिप्रेसर किसके द्वारा बनेगा? रिप्रेसर जीन, ये तो लिखा। सही बात है कि नहीं। और किससे जाके बंधेगा? ऑपरेटर से जाके बंधेगा। रिप्रेसर मतलब दमनकारी, ये दमनकारी जीन से बनेगा और ऑपरेटर से जाके बंधेगा और संरचनात्मक जीनों की क्रिया को स्विच ऑफ कर देगा। फेमिनिज्म क्या कहलाता है? इतना सरल प्रश्न है ये, लेकिन आ जाए तो तुम सब गलत कर सकते हो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। चलो बताओ क्या हो सकता है फेमिनिज्म तुम्हारे हिसाब से? क्या हो सकता है? बिल्कुल सही बात, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अपन ने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, लेकिन यहां एमआरएनए से या आरएनए से किसका निर्माण होता है? डीएनए का। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को प्रदर्शित करता है। फेमिनिज्म का संबंध रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से है, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है ना, आ सकता है क्वेश्चन। जीन का वह भाग जो अनुलेखित होता है किंतु उसका अनुलिपिकरण नहीं होता, बनता तो है लेकिन उसका अनुलिपिकरण नहीं होता, मतलब जिसमें डीएनए का कोडिंग क्रम नहीं पाया जाता। क्या होता है? इंट्रॉन होता है ना, एक्सॉन में तो होता है, इंट्रॉन में नहीं होता। सीधी सी बात है, जो अनुलेखित होता है, बनता है, लेकिन उसका अनुलिपिकरण नहीं होता, तो वो कौन है? जिसमें डीएनए का कोडिंग क्रम नहीं होता, तो वो आएगा बी, इंट्रॉन। फिर से वही प्रश्न आया, टेमिनिज्म, अभी अपन ने पढ़ा, टेमिनिज्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को दिखाता है। सही बात है कि नहीं। तो मैं प्रोटीन संश्लेषण का सेंट्रल डोगमा क्या होगा, तो तुम देख लो, ये आएगा। आएगा कि नहीं? इसमें दिया डीएनए से आरएनए, गलत। डीएनए से डीएनए, गलत। आरएनए से आरएनए, गलत। आरएनए से क्या बनता है? डीएनए। बात समझ में आ गई। तो टेमिनिज्म मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए के सांचे पर डीएनए का बनना। ठीक है ना। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में सेंट्रल डोगमा का क्रम है। सेंट्रल डोगमा ये है डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में सेंट्रल डोगमा ये है, आरएनए के सांचे पर डीएनए, फिर डीएनए से एमआरएनए, फिर प्रोटीन। ठीक है। एगारोज जेल या एग्रोज जेल से नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली या नायलॉन भित्ति पर डीएनए बैंड्स के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? या डीएनए फिंगरप्रिंट जिस तकनीक के द्वारा होती है वह कहलाती है क्या? वेस्टर्न की साउथर्न? पक्का? एक डीएनए के लिए है, एक आरएनए के लिए है, एक प्रोटीन के लिए, तीन अलग अलग बताया हूं मैंने।
ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन को पहचानने के लिए, नादर्न ब्लॉटिंग आरएनए को पहचानने के लिए, सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए खंडों को अलग करने के लिए। सदर्न ब्लॉटिंग डीएनए खंडों को अलग करना, तो डीएनए फिंगरप्रिंट मतलब डीएनए के खंडों को अलग करना, क्या आएगा? वही सदर्न ब्लॉटिंग। इसलिए मैंने कहा कि वेस्टर्न मतलब शायद प्रोटीन होता है, वेस्टर्न मतलब क्या करना? प्रोटीन को अलग करना, ठीक है ना। साउथर्न मतलब किसको अलग करना? डीएनए को अलग करना। और एक था कौन सा? नादर्न ब्लॉटिंग, उसमें क्या है? आरएनए को पृथक करना। लिखवाया हूं ना मैंने तुमको कहीं? कॉपी है? अभी देखो तुरंत। अभी देखो, लिखा है सदर्न में डीएनए, नादर्न में आरएनए, वेस्टर्न। कितना बढ़िया लिखवाया हूं बताओ, कि गलती नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया लिखवाया हूं मैंने तुमको, सीधा सीधा ब्लॉटिंग लिखवाया हूं। सदर्न के नीचे लिखवा दिया हूं क्या? डीएनए। नादर्न के नीचे क्या लिखवा दिया हूं? आरएनए। और वेस्टर्न के नीचे क्या लिखवा दिया हूं? प्रोटीन। अब और क्या चाहिए उससे ज्यादा? इतना सरल, शब्द ही कम है, बताओ सही बात है कि नहीं? उसके बाद भी गलत हो गया। तो डीएनए फिंगरप्रिंट जिस तकनीक के द्वारा होती है उसमें एगारोस जेल का प्रयोग होता है भाई, डीएनए खंडों को अलग अलग करना। तो क्या आएगा? सदर्न ब्लॉटिंग मतलब साउथर्न ट्रांसफर, ठीक है कि नहीं? तो ये आएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ऐसा एक आध प्रश्न तो जरूर देगा, ठीक है। 1990 ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये 1990 में प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। जो अपन यूजेनिक्स कहते हैं ना अपन, ठीक है ना, आनुवंशिक पदार्थ में छेड़छाड़ करके और मानव जाति को उन्नत बनाने की क्रिया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990, याद रखिएगा। इको आरआई किसका उदाहरण है भाई? किसका? एंडोन्यूक्लियस का। इको आरआई किसका उदाहरण है? एंडोन्यूक्लियस का उदाहरण है। इसमें लिखा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के विशिष्ट स्थान का, ये भी सही है यार, ये भी सही है। तो अपन यदि दोनों में से चुनना चाहे तो इसको चुनेंगे यार, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है, ठीक है ना। नहीं, वो तो पीबीआर 322 में होता है, पीबीआर 322 का एक खंड होता है। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, तो इको आरआई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उदाहरण है, उसके विशिष्ट स्थान का नहीं है, सॉरी। क्या आएगा? एंडोन्यूक्लियस आएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इको आरआई खुद ही क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, उसका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? एंडोन्यूक्लियस होगा। अगला क्वेश्चन, स्लाइड नंबर, चलो फिर से आ गया। साउदर्न ब्लॉट तकनीक, अब भी चर्चा हुई। डीएनए खंडों, डीएनए फिंगरप्रिंट आया ना, डीएनए फिंगरप्रिंट के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? क्या लिखा है? साउदर्न ब्लॉट तकनीक का प्रथम चरण क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट पर आधारित है। तो क्या लिखा है? ये आ गया सीधे। आपराधिक मामलों में, आपराधिक मामलों में न्यूक्लियोटिड कोशिका में डीएनए का पृथक्करण, ठीक है, ये आएगा। डीएनए के पृथक्करण को साउदर्न ब्लॉट, आरएनए के पृथक्करण को नादर्न ब्लॉट, और प्रोटीन के पृथक्करण को वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें विशिष्ट प्रॉप के साथ हाइब्रिडाइजेशन के लिए जेल पर डीएनए का डीनेचुरेशन नहीं, आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाओं के समूह का उत्पादन नहीं। भाई साउदर्न ब्लॉट में डीएनए खंडों को अलग अलग किया जाता है, तो डीएनए पृथक्करण कहां आ रहा है ये देखना है। इसमें लिखा डीएनए का पाचन, यहां लिखा डीएनए का पृथक्करण, तो राइट आंसर यही है।
ठीक है ना, हमें पृथक्करण वर्ड देखना। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का सर्वाधिक उपयोग काय के लिए होता है? क्या डीएनए संश्लेषण में, क्या डीएनए एम्प्लीफिकेशन में, क्या प्रोटीन संश्लेषण में, क्या एमिनो अम्ल संश्लेषण में? बताइए। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर डीएनए की एक संरचना से या एक श्रृंखला से डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार करना, यह पीसीआर का मतलब क्या कहना चाहिए, कार्य है। पीसीआर तकनीक के माध्यम से डीएनए के एक खंड से डीएनए की हजारों प्रतिलिपियां एक बार में तैयार की जा सकती हैं। इसके लिए 72 डिग्री टेम्परेचर जरूरी है। टैक पॉलीमरेज एंजाइम जरूरी है, याद है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, जो पीसीआर तकनीक में होता है। और पीसीआर के खोजकर्ता कौन है? हाथ उठा ले, कौन बताएगा? पीसीआर तकनीक की खोज किसने की थी? हाँ, कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ये पीसीआर के खोजकर्ता, ये साफ साफ लिखवाया गया है आपको, बराबर आ रही बात समझ में? ये लिखवाया गया, सब लिखा, पीसीआर में सब लिखा हुआ है, सब लिखवाया हूं मैंने। एड्स के एलिसा को प्रमाणित करने के लिए हम उपयोग करते हैं, एड्स के एलिसा को प्रमाणित करने के लिए हम उपयोग करते हैं। और इसमें लिखा प्रोटीन प्रोटीन संकरण किसमें होता है? तो किसमें? वेस्टर्न ब्लॉटिंग में होता है, ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन संकरण, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या दिया गया है? डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े होते हैं, सही बात है कि नहीं? फास्फोडाइएस्टर बंध। ग्लाइकोसाइडिक बंध से तो कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध से एमिनो एसिड जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बंध से डीएनए के दोनों सूत्र जुड़े होते हैं। लेकिन उन सूत्रों में जो न्यूक्लियोटाइड है वो फास्फोडाइएस्टर बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है कि नहीं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग किस लिए करते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रयोग किस लिए करते हैं? बड़ा सरल प्रश्न है। किस लिए? डीएनए खंडों को गोली मार देंगे तो समझ में आ जाएगा सब, नालायकों। काटने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है, आ रही बात समझ में? काटने का काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगारोस जेल के अंदर डीएनए के उन खंडों को क्या किया जाता है? अलग अलग बहाव के द्वारा अलग अलग करने का काम किया जाता है, छोटे खंड अलग, बड़े अलग। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचलन का उपयोग डीएनए अणु को पृथक करने के लिए किया जाता है, काटने के लिए किया जाता है। तुम तो सीधे छक्का ही मारने की सोचते हो, है ना, चौवा हुआ नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन का सही विधि का चित्रण, तो कौन सा सही है? कौन सा नंबर? पहली बात तो तुमको मैंने बताया 5 एंड टू 3 एंड, 3 एंड टू 5 एंड, ये ध्यान रखना। फिर इसके बाद 3 के साथ 5 एंड और 5 के साथ 3 एंड, ये ध्यान रखना। और फिर तीर के चिन्ह का ध्यान रखना, यहां से श्रृंखला शुरू होगी, इस तरफ बढ़ेगी, तो राइट आंसर क्या होगा? 4, ठीक है कि नहीं? ये तुमको बताया गया है। यहां पर गलती क्या है? ये 5 से 3, 3 से 5 होना चाहिए, उल्टा दे दिया है। इधर 5 से 3, 3 से 5 सही दिया है, लेकिन ये तीर का चिन्ह गलत दे दिया है। इधर 5 से 3, 3 से 5 सही दिया है, लेकिन तीर का चिन्ह अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। यहां बिल्कुल सही, ठीक है कि नहीं? टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है? और ये आ गया वो प्रश्न, पीसीआर तकनीक के आविष्कारक कौन है? कैरी मुलिस। आगे कि नहीं आया? पीएमटी 2010 में भी आया है। पीसीआर तकनीक का आविष्कार कैरी मुलिस ने किया है, ठीक है। और टैक पॉलीमरेज थर्मस इक्वेटिकस से प्राप्त होता है, याद रखना, थर्मस इक्वेटिकस से प्राप्त होता है। टैक पॉलीमरेज पीसीआर तकनीक में काम आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम है, याद रखिएगा। और यह प्राप्त होता है किससे? थर्मस इक्वेटिकस से, ठीक है। नीट में आ चुका है वो क्वेश्चन। देखो,
क्या कह रहा है, जैल विद्युत कण संचलन के दौरान एगारोस जैल पर डीएनए खंडों की गति का कौन सा मानदंड सही होगा। अपेक्षाकृत बड़े आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, अपेक्षाकृत छोटे आमाप का खंड अपेक्षाकृत दूर जाता है, धनात्मक आवेशित खंड अपेक्षाकृत दूर के सिरे पर जाते हैं, ऋणावेशित खंड गतिमान नहीं होते। डीएनए खंड में ऋणात्मक आवेश होता है, ये तो अपन जानते हैं, ठीक है ना। ऋणात्मक आवेशित खंड गतिमान नहीं होते, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको चेक करके और आपको सही उत्तर बता देते हैं ताकि हमारे आंसर में कोई गड़बड़ी ना हो। एसर्टिव बहुत क्रिटिकल में है ये, नीट 2017 में आया है ये क्वेश्चन। तो अपन जानते हैं कि डीएनए में ऋणात्मक आवेश होता तो ये किस ओर गति करेगा, एनोड की ओर गति करेगा। मतलब गति तो होती है, गति तो होती है, लेकिन अपेक्षाकृत छोटे आमाप के जो खंड होते हैं, याद रखना, अपेक्षाकृत छोटे आमाप के जो खंड होते हैं वो अपेक्षाकृत दूर जाते हैं, क्योंकि इनका भार कैसा होता है, कम। बड़े खंड धीमी गति से गति करेंगे, वहीं रुक जाएंगे, छोटे खंड कम भार के कारण तेजी से गति करेंगे और एनोड की ओर गति करेंगे, क्योंकि इनमें, इन डीएनए खंडों में कौन सा आवेश होता है, ऋण। तो ऋण वाला हमेशा किस ओर गति करेगा, धन, मतलब एनोड की ओर गति करेगा। आ रही बात समझ में, समाप्त, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे कुछ खास क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो विद्युत कण संचलन के बारे में हमने जान लिया, एगारोस जेल का प्रयोग करते हैं, डीएनए खंड को जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटे गए हैं उसके माध्यम से अलग अलग किया जाता है, डीएनए खंड पर ऋण आवेश होता है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये सब गति करने लगते हैं कहां पर, एनोड की ओर। एनोड की ओर गति करते समय छोटे वाले आगे रहते हैं, बड़े वाले पीछे रहते हैं। आ रही बात समझ में, तो ये है भाई, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए, तो ये मेरा काम खत्म हुआ, ठीक है। और अब आपका काम है कि इन प्रश्नों को दोबारा से दोहराना और तैयारी अच्छे से करें। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। 2 4 5 और बचे होंगे।